जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी हैशटैग जियो। तो आज हम क्लास 12th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चैप्टर हमारे पास, क्योंकि क्लास 12th अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ही निकल के आते हैं और पेपर में 4-5 नंबर का वेटेज ये हर साल अपने आप में रखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई मेंस का, तो वहां पर भी क्वेश्चंस जो है बहुत सिलेक्टिव निकल के आते हैं। तो उन्हीं सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपके सामने लाया हूं बिल्कुल सिलेक्टिव नोट्स, जो कि नोट्स ऐसे कोटा जैसे। ये नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाने बच्चों, यानी कि कॉपी और पेन लेके जो तैयार होना और नोट्स ऐसे बनाने हैं जैसे मैं आपके लिए यहां पर बना रहा हूं, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। इन्हीं नोट्स से तुम्हारा क्या होगा बच्चों, उद्धार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए बेटा क्या है, नाम में ही काम है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो नाम है, इसी से पूरा का पूरा चैप्टर हमारे पास है। तो इसी में क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ है, इसी में पूरा का पूरा चैप्टर सम्मिलित है। तो देख लेते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बन रखा है। एक तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यहां के इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा अगर हम बात करें केमिकल का मतलब होता है, यानी केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल चेंजेस। किसका मतलब, यानी कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंजेस। इज इट क्लियर? यानी कि केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं, पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं, है ना। तो ये चीज है हमारे पास केमिकल चेंजेस। यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हो रहा होगा, या फिर जो हम बात करेंगे कि हम यहां पर जो है केमिकल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं भाई, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि इनका आपस में रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किस रिश्ते को, कि जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही हो और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही हो, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसकी डेफिनेशंस किस तरह से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ये जो है केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि हम जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां की डेफिनेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस बोल दो या फिर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल दो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट, इन विच वी डील्स या फिर वी स्टडी बोल सकते हो, डील्स बोल सकते हो, वी डील्स अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में जिक्र करते हैं, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का जिक्र हम किस में करते हैं, एक डिवाइस होती है जिसमें ये दोनों ही फेनोमेना देखने को मिलते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर लिखूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली बात है, यहां पर दो बातें निकल के आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कि जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का फेनोमेना देखने को मिल रहा है, घटना देखने को मिल रही है, उसी को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का फेनोमेना जहां पर देखने को मिलता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी फेनोमेना अकर्स इन, केमिकल एनर्जी फेनोमेनन का मतलब होता है बच्चों घटना, फेनोमेनन अकर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि यहां पर हमने बोल दिया अकर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि ये फेनोमेना किस में देखने को मिल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने यहां पर क्या कर दिया, स्टार कर दिया, यानी कि इसको अंडरलाइन कर दिया। ये हमने जो है
अंडरलाइन इसलिए करी बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उस डिवाइस का नाम बताइए जहां पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी देखने को मिलता है, ये घटना देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो हम टॉपिक डालेंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जिक्र करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है तो समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। हम क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, ये डिवाइस क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किसमें, केमिकल एनर्जी में, है ना। हम बात करेंगे यहां पर ये इसे कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम बोल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक ऐसी डिवाइस है बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि बिल्कुल वाइस वर्सा, उल्टा ऐसे ही प्रोसेस हो रहा है। यानी कि इसमें एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और दूसरी फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि आपस में क्या हो रहा है, यहां पर फॉर्म एक्सचेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सच डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसा यंत्र है, डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, यंत्र है ना, यानी कि ये क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलते हैं हमारे पास विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी बोले तो रासायनिक ऊर्जा। यानी कि एक ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एक ऐसा यंत्र जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसी यंत्र को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो डेफिनेशंस लिख लेते हैं। द डिवाइस, इसमें इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चा, द डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy and vice versa, है ना। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, वाइस वर्सा का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल उल्टा, वैसे ही, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेल, एक ऐसा यंत्र जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये प्रोसेस चलता रहता है, ये यहां से यहां तो यहां से यहां, ठीक है ना। तो उसी डिवाइस को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्दर दो टाइप का होता है, उसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं, पहले इसको छाप लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप कितना होता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बच्चा, एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमने अभी पढ़ा, हमने बोला कि ये एक इस तरह से कोई डिवाइस है, ये हमने ये पढ़ा कि ये इस तरह से कोई डिवाइस है जो कि क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। यहां पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उधर साइड लिखते हैं केमिकल एनर्जी, इस साइड हमने लिख दिया बच्चों केमिकल एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ध्यान से सुनना इसको। हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, उसी डिवाइस को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी डेफिनेशन भी हमने अभी अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके टाइप की बारे में बात करते हैं बच्चों। तो इसके दो टाइप हैं, दो टाइप कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो फिनोमेना देखने को मिल रहा है एक ही साथ, एक फिनोमेना क्या मिल रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो यहां पर हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किसमें, केमिकल एनर्जी में, और दूसरी साइड क्या हो रहा है,
दूसरी साइड हम बोलेंगे कि दूसरी साइड क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पर लिख दिया केमिकल एनर्जी से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ध्यान से सुनना दोनों बातें। तो एक बात तो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जा रहा है, तो जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाते हैं तो उस डिवाइस को कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसी डिवाइस है। और जहां पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहे हैं तो उस डिवाइस को कहते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में जो है, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके डेफिनेशंस लिख लेते हैं। हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और फिर गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ये क्या होता है बच्चों, द डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है, द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इज इट क्लियर। जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में बदल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहां पर गैल्वेनिक सेल की डिवाइस, गैल्वेनिक सेल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जस्ट अपोजिट डिफाइन करेंगे इसके, कि भाई जहां पर जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उस डिवाइस को कहेंगे गैल्वेनिक सेल। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हम बोलेंगे द डिवाइस which convert इलेक्ट्रिकल, यानी कि which convert chemical energy into electrical energy, which convert chemical energy into electrical energy। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, है ना। तो यहां पर हमारे पास हो गया कि जो कि इलेक्ट्रिकल यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, गैल्वेनिक सेल कह रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें अपने आप में हो जाती हैं। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप होते हैं, जहां पर एक तो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है, और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है बच्चा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है कि यहां पर भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से हमें पता है। यहां पर भी क्या होता है, एनोड होता है, और यहां पर जो है कैथोड भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पर भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। एक बात ध्यान रखना बच्चा, एक बात ध्यान रखना कि जो यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वहां पर जो है एनोड पे होता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है यहां पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहां पर चार्ज बस जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहां पर अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, जबकि यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर एनोड होगा नेगेटिव चार्ज और कैथोड होगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि चार्ज क्या है, यहां पर हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि चार्ज फिक्स है। हम किसी इलेक्ट्रोड को लेकर चार्ज फिक्स नहीं बोलेंगे। यानी कि किसी ने अगर हमसे बोला बताइए बच्चों की एनोड पे क्या चार्ज होगा, या फिर बताइए बच्चों कैथोड पे क्या चार्ज होगा, तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव। हम बोलेंगे कि अगर वो जो है वो एनोड किसका है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है, तो उस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम फिर दोबारा हम इस तरह से बोलेंगे कि अगर वहां पर जो है एनोड क्या है, एनोड अगर हम बोलेंगे कि वहां पर अगर गैल्वेनिक सेल है तो वहां पर एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर बच्चा। अब ये चीजें तो क्या हो रही है, चार्ज तो क्या हो रहा है, चार्ज तो बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो होता है फेनोमेना। तो वो फेनोमेना क्या होता है उस बात को भी ध्यान रखना है। वहां पर भी मैं स्टार बना देता हूं बच्चों कि हम बोल रहे हैं ये एनोड है और ये है कैथोड। तो फेनोमेना होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि हमेशा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम आगे अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो यहां पर भी जो है
यहां पर भी ध्यान रखना बच्चा कि यहां पर भी एनोड होगा और यहां पर भी कैथोड होगा, जो हमने अभी जिक्र करा। तो यहां के एनोड पे भी क्या होगा, यहां के एनोड पे भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां के कैथोड पे भी रिडक्शन होगा। यानी कि ध्यान हमें यहां पर क्या मिला, ध्यान रखने वाली बात हमें क्या मिली, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। यानी कि चार्ज तो क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन जो फेनोमेना है वो फेनोमेना नहीं बदल रहा। यानी कि एनोड पे यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर भी कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। यानी कि फेनोमेना नहीं बदल रहा है तो केवल चार्ज बदल रहा है। तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। हम समझेंगे कि किस तरह से यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, किस तरह से यहां पर रिडक्शन होता है, और यहां पर भी ये गैल्वेनिक सेल में भी समझेंगे कि किस तरह से यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, किस तरह से यहां पर रिडक्शन होता है। इज इट क्लियर बच्चा? तो पहले इसको छाप लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे। और यहां पर एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। ये सारी बातें हम इसके बारे में पढ़ लिए हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। ये इलेक्ट्रोलिसिस बचपन में भी देखा होगा बच्चों, यानी कि बचपन यानी कि हम बोलेंगे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की किताब में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। यहां पर नाम में ही काम है, मैं क्या बोल रहा हूं, नाम में काम है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे, और लिसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि ब्रेक करना, यानी कि टूटना। तो किस तरह से टूटना, कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास NaCl, तो NaCl टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ऐसे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कि जहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि जहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है बच्चों, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब है कि यहां पर क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ डाल रखा है, जैसे NaCl डाल रखा है, या फिर CuSO4 डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। मान लीजिए हमने बोला यहां पर CuSO4 डाल रखा है, तो ये CuSO4 टूटेगा। ये कब टूटेगा, ये अपने आप नहीं टूटेगा बच्चा, ये तब टूटेगा जब हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास करेंगे, इलेक्ट्रोड के थ्रू। यहां पर हमने क्या डाल रखे हैं, ये इलेक्ट्रोड है बच्चा हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, वो यहां पर बनता है एनोड, ठीक है, ये हमें पता है। वो एनोड बनता है किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है वो बनता है यहां पर कैथोड। इस बात का हमें अच्छे से मालूम पड़ गया है कि जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वो बनेगा बच्चा हमारे पास कैथोड वाला इलेक्ट्रोड। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम जो है एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास बैटरी, ये है बैटरी, ठीक है ना। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है यहां पर CuSO4, ये CuSO4 कब किसमें टूटेगा, यानी कि हम बोलेंगे ये CuSO4 टूटेगा कब, Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। कब टूटेगा बच्चा, जब हम इसमें क्या भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब जाके ये Cu और SO4 अलग अलग होगा। तो यानी कि ये CuSO4 अलग अलग हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, कोई केमिकल है। ये केमिकल जो है ये आगे हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है। यानी कि हम बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शंस तब हो रही है जब हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि जो है
केमिकल रिएक्शंस हो रही है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा। तो हम बोलेंगे जब तक यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये अपने आयंस में नहीं टूटेगा, तब तक ये रिएक्शंस नहीं होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां से हमारे पास क्या निकलता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, इस केमिकल में चेंज हो रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी बन रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रहा है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। ठीक, तो यहां पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या होता है भाई, हमने बोला नाम में ही काम है कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जब टूट रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो हम यहां पर लिखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन बच्चा, द प्रोसेस in which electrolyte dissociate का मतलब होता है टूटना, dissociate into their corresponding ion by the actions of इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहां पर हो रहा है ये फेनोमेना बाय द एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा है बच्चों, अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट रहा है, जैसे CuSO4 है तो CuSO4 Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव में टूट रहा है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आयंस हो गए। करस्पॉन्डिंग आयंस का मतलब होता है जिससे ये मिलकर बना हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि ये कब टूट रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें पता है कि ये टूट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जब ये टूट रहा है तो कॉपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कॉपर क्या कर रहा है, ये कॉपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यहां पर कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव में बदल रहा है आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन। और यहां पर SO4 क्या कर रहा है, SO4 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 नेगेटिव, जिसका यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शंस। ठीक है, तो यहां पर SO4 का रिडक्शंस हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशंस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शंस। तो उसको भी अच्छे से समझेंगे अभी आगे। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या बना के लिख सकते हैं बच्चों, दूसरी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि भाई व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड बाय इलेक्ट्रोड कौन सा हमारे पास, एनोड और कैथोड, बाय इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि हम बोलेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास बाय इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, then oxidations and reductions phenomenon occurs in anode and cathode respectively. फेनोमेना इज नोन एज, या फिर उसी प्रोसेस को कहेंगे फेनोमेना, उसी फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उसी को क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। यानी कि इसको समझ लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो तब जाके यहां पर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में, ये ब्रेक हो रहा है अपने करस्पॉन्डिंग आयंस, यानी कि Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन फेनोमेना
एंड SO4 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन फेनोमेना। तो हम बोलेंगे कि जो ऑक्सीडेशन फेनोमेना है वो हो रहा है एनोड पे, और जो रिडक्शन फेनोमेना है वो हो रहा है कैथोड पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये फेनोमेना देखने को मिल रहा है, इसी को बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। तो यही है हमारे पास कि भाई जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो वहां पर क्या फेनोमेना देखने को मिल रहा है हमें, ऑक्सीडेशंस का फेनोमेना और रिडक्शंस का फेनोमेना वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, उसी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये दो डेफिनेशंस। तीसरी डेफिनेशंस हम इसकी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई यहां पर जो केमिकल चेंज हो रहा है बाय द एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो सिंपल सी डेफिनेशंस हम इसकी ये भी लिख सकते हैं कि केमिकल चेंज occurs due to electricity. Chemical change occurs due to electricity. Chemical changes occurs due to electricity. Phenomena is known as electrolysis. Chemical changes occurs due to electricity. Phenomenon. उसी phenomena को हम क्या कहेंगे, उसी process को हम कहेंगे phenomena is known as इलेक्ट्रोलिसिस। उसी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर 3 डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ ली है कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि इस ऐसी प्रोसेस जब इलेक्ट्रोलाइट अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट रहा है, किसके द्वारा टूट रहा है, बाय द एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या बोला कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वहां पर करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है, उसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं। और तीसरी बात हमने क्या पढ़ लिया है, तीसरा इसका जो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ लिया है कि केमिकल चेंज अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि केमिकल चेंज जो यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसी को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। बच्चा समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में इसको छाप लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों किसकी तरफ, इसी से आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो पहले इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रोसेल को बनाने में जिन जिन चीजों को यूज हो रखा है उसी को हम बोलेंगे बच्चों कंपोनेंट, है ना। तो हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने में जिन चीजों का यूज हो रखा है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपोनेंट। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर होता है बैटरी, यानी कि बैटरी यहां पर होती है। दूसरा यहां पर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो हमने अभी देखा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोड। तो एक एक करके इनको जिक्र कर लेते हैं कि यहां पर जो है ये चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी समझ लेते हैं, यानी कि बैटरी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, बैटरी वो नहीं बच्चा जैसे हम क्लास में किसी लड़की को चिढ़ाते हैं, यानी चश्मे वाली लड़की को चिढ़ाते हैं, बैटरी वो वाली बैटरी नहीं है। यहां पर बैटरी देख लीजिए क्या है। तो बैटरी क्या होता है बच्चों, इस तरह से हमारे पास क्या है, कोई सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सेल का। मैं बोल रहा हूं ये कोई बैटरी है और यहां पर सेल का क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मान लीजिए एक सेल ये है, ठीक है, दूसरी सेल ये है और तीसरी सेल ये है, चौथी सेल जो है भी हो सकती है, यानी कि 2 सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर 2 से ज्यादा सेल का भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने 10वीं में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशंस होता है, सीरीज मतलब इस तरह से यहां पर ये जुड़े हैं आपस में, इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, बैटरी। तो इस बैटरी की डेफिनेशन किस तरह से लिख देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैटरी की डेफिनेशन। तो बैटरी की डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे द सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ। अब कॉम्बिनेशंस किसका है, कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 सेल का या फिर 2 से ज्यादा सेल का। द सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा सेल का जो सीरीज कॉम्बिनेशंस होता है, उसी सीरीज कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी सीरीज कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं बैटरी। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये डेफिनेशन हमारे पास उठ के आ जाती है कि जो बैटरी है वो किसी भी 2 सेल या फिर 2 से ज्यादा सेल का क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसको छाप लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
दूसरा बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है ना। तो हम यहां पर बोलेंगे द सॉल्यूशन, यहां पर लिख दिया द सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होगा? प्लस एंटी, इसी को मैं प्रेजेंट लिखता हूं बच्चों इस तरह से, है ना, कि ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या होता है, हम इस इलेक्ट्रोलाइट्स को भी समझ लेते हैं। यहां पर छोटा सा टॉपिक डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे द केमिकल, यानी कि केमिकल स्पीसीज, केमिकल सब्सटेंस लिख लो, केमिकल स्पीसीज लिख लो। केमिकल सब्सटेंस डिसोसिएट into their corresponding आयंस, कि जो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाते हैं उसी को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? फर्दर दो टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ध्यान से समझना। यहां पर जो है दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसके बाद हम जिक्र करेंगे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, यानी कि यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो हम समझ रहे हैं बच्चों, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है जो इजीली रिएक्शंस दे दे, हमारे पास आसानी से रिएक्शंस दे दे, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को होगा जो हमारे पास आसानी से रिएक्शंस नहीं देता है। अब जो इजीली रिएक्शंस दे देता है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहला पॉइंट जो इजीली डिसोसिएट हो जाए, यानी कि इजीली डिसोसिएशन, यहां पर हम लिखेंगे डिसोसिएशन, इसका इजीली हो जाता है। डिसोसिएशन का मतलब ये इजीली टूट जाता है। और वीक में क्या हो जाएगा? वीक में क्या हो जाएगा? नॉट इजीली डिसोसिएशन, यहां पर लिख देंगे नॉट इजीली डिसोसिएट। ये इजीली डिसोसिएट नहीं होता है, डिसोसिएट, ये आसानी से नहीं टूटता, जबकि ये आसानी से टूट जाता है। दूसरी बात हम बोलेंगे यहां पर क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है 100% डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 100%, ये डिसोसिएट हो जाता है। जबकि यहां पर ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे पार्शियली डिसोसिएशन। क्या लिखेंगे बच्चों? पार्शियली डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब है कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि नॉट डिसोसिएट 100%, डिसोसिएट 100%, यानी कि ये 100% नहीं टूटता है। जो 100% टूट जाता है उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो 100% नहीं टूटता उसको हम कहेंगे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल निकल के आ जाते हैं हमारे पास। एग्जांपल हमारे पास, जैसे अगर एसिड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं, है ना, यानी कि हम बात करेंगे मिनरल एसिड। अब वो मिनरल एसिड में कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड तो हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे यहां पर HCl है, H2SO4 है, ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 है, HNO3 है, यानी कि यह नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर जो ये H2SO4 है, इसी H2SO4 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का क्या है? बाप है बेटा, ये एसिड का, है ना। तो ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। इस बात को भी विशेष कर ध्यान रखना। मिनरल एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो मिनरल एसिड को हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। इसका कुछ यहां पर एक्सेप्शनल भी है। तो यहां पर एक्सेप्ट हमारे पास क्या है? एक्सेप्ट कुछ मिनरल एसिड ऐसे हैं जो वीक होते हैं, जैसे HF हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना, ऐसे HCN हो गया हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक। ऐसे हमारे पास क्या हो गया? H2S हो गया, ऐसे हमारे पास H2CO3 हो गया, ऐसे हमारे पास जो है बच्चों NH3H हो गया। तो ये कुछ ऐसे एसिड है हमारे पास, ये कुछ ऐसे मिनरल एसिड हैं
कि यानी कि मिनरल एसिड तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है। क्या है बच्चों? ये वीक है। इसको भी अच्छे से याद रखना, ये स्ट्रांग नहीं है, ये क्या है? वीक एसिड है। यहां पर भी एग्जांपल की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? वीक एसिड, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? वीक एसिड। यानी कि हम अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड हमारे पास क्या होगा? सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास वीक होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हमारे पास? यानी कि जैसे एसिटिक एसिड हो गया, है ना, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया। हम बात करेंगे यहां पर जैसे एसिटिक एसिड, इसे एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं बच्चों? सिरका भी कहते हैं, सिरका, है ना। इसी को क्या कह सकते हैं? इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड। अगर हम इसका जो आईपीएससी बोले तो इथेनोइक एसिड है ये, ठीक। और यानी विनेगर, सिरका जो वगैरह चाउमीन वगैरह में भी डालता है, ये एसिटिक एसिड ही होता है। दूसरा एसिड हम क्या लिखेंगे यहां पर जो है, जैसे मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक। मिथेनोइक एसिड इसी को हम क्या जो है फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, जो कि चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है बच्चा। ये फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता है CH3COOH, इस तरह से पढ़ा है। और इस तरह से फॉर्मिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चा HCOH, यानी कि मिथेनोइक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो यहां पर और भी एसिड है हमारे पास, जैसे हम बात करें सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, ऐसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है, तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो ये एसिड हमने यहां पर एग्जांपल पढ़ लिया है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ यहां पर जो है मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल एसिड जो है वीक है, जो कि इधर की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाएगा। और यहां हमने पढ़ा वीक एसिड, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम बेस वाला एग्जांपल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर अगर बेस के बारे में हम बात करें तो यहां पर लिख देंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं हमारे पास सारे के सारे अल्कलीज। तो हम बोलेंगे ऑल अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कलीज का मतलब होता है कि जो अल्कली मेटल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे बेस जो अल्कली मेटल से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहां पर दो ग्रुप की, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप का मतलब है बच्चों यहां पर कि यहां पर फर्स्ट अल्कली मेटल जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल होते हैं, और सेकंड ग्रुप के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, उसके जो बेस बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर जो है इनके द्वारा जो फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के हमारे पास कुछ एलिमेंट है, लीना रब सफर, इस तरह से है ना। तो यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। ऐसे सेकंड का हमारे पास है बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप, इस तरह से है ना, बाप राजी होता है। लेकिन हम यहां पर उससे नीचे जो है रेडियम क्या होता है, हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे। ऐसे हम सीजियम के नीचे फ्रेंसियम होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको नहीं लिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो है फर्स्ट ए ग्रुप के द्वारा और सेकंड ए ग्रुप के द्वारा जो भी बेस बने हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे यहां पर Li के द्वारा बन रखा है LiOH, Na के द्वारा बन रखा है NaOH, यहां पर KOH, यहां पर RbOH, और यहां पर जो है CSOH। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? BeOH का होल ट्वाइस, यहां पर दूसरा हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, यहां पर क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, यहां पर हो जाएगा SrOH का होल ट्वाइस, यहां पर हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर इस तरह से इसके एग्जांपल हो जाएंगे फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और यहां पर अगर हम बात करेंगे बच्चों एग्जांपल की, तो यहां पर आ जाएगा वीक बेस। वीक बेस हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप को छोड़ के जितने भी बेस बनते हैं वो सारे के सारे वीक बेस होते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल का तौर पे हम अगर बात करें बच्चा, एग्जांपल की अगर हम यहां पर बात करें तो एग्जांपल हमारे पास होता है जैसे NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH हमारे पास हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, जैसे AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वीक बेस हो गया बच्चा, ठीक है ना। तो ऐसे हम बात करेंगे कि भाई यहां पर अल्कलीज बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है,
और जो बाकी अल्कलीज को छोड़ के जो बेस हैं वो हमारे पास वीक बेस के एग्जांपल यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, अब यहां पर हम बोल रहे हैं ऑल अल्कलीज। अब अल्कलीज क्या होता है, यानी कि अल्कलीज को भी हम बेस ही बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे यानी कि हम बात करेंगे कि सारे के सारे बेस अल्कलीज नहीं होते हैं, यानी कि उन्हीं बेस को हम अल्कलीज बोलेंगे जो कि अल्कली मेटल से मिलकर बने हैं, उन्हीं बेस को हम अल्कलीज बोलते हैं। और जो अल्कली मेटल से नहीं बने हैं वो हमारे पास अल्कलीज बेस नहीं होंगे। तो हम एक स्टार पॉइंट यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई सारे के सारे अल्कलीज, ये भी अल्कलीज, ये भी अल्कलीज, सारे के सारे अल्कलीज तो जो है बेस होते हैं। तो हम बोलेंगे सारे के सारे अल्कलीज जो बेस होते हैं, पर सारे के सारे बेस अल्कलीज नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हम बोलेंगे ऑल अल्कलीज आर बेस बट all base are not alkali। इस बात को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चा, है ना, कि सारे के सारे बेस जो है अल्कलीज नहीं होते हैं, जबकि सारे के सारे अल्कलीज जो है बेस को होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमें समझ में आ गया। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास बच्चों यहां पर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, यानी कि यहां हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, जो कि किससे मिलकर बना है बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड को प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर बना है उसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, है ना। जैसे हमारे पास NaCl हो गया, तो Na कहां से आ रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रखा है, Cl कहां से आ रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रखा है। ठीक है ना। ऐसे हमने बात कर लिया KCl हो गया, तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। ऐसे हमने बात कर लिया CaCl2, तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो होंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो है यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो जाएंगे, और यहां पर जो है वीक सॉल्ट, है ना, यहां पर हम क्या लिख देंगे, वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट में क्या होगा बच्चा कि वीक एसिड, यानी कि यहां पर क्या होगा, वीक ही एसिड होगा और वीक ही क्या होगा, बेस। वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वीक सॉल्ट। तो इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं बच्चा, जहां जैसे कि यहां पर हमारे पास हो गया जैसे RCOO और क्या लिख दिया, यानी कि जैसे हमने लिख दिया यहां पर NH4 इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम क्या है, ये अमोनियम हमारे पास क्या है, वीक बेस से निकल के आया है, और ये RCOH कहां से निकल के आया है, वीक एसिड से निकल के आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, वीक सॉल्ट। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। अब लास्ट कंपोनेंट है बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो है इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होगा, मेटल का बना होगा, सॉलिड होगा और रॉड शेप का होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल यहां पर ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, सॉलिड मेटालिक रॉड, यानी कि हमने यहां पर लिख दिया सॉलिड मेटालिक रॉड, ये लिख दिया है ना, यानी कि इसका शेप लिख दिया कि भाई वो रॉड शेप का होगा, ये उसका शेप है, यानी कि हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोड का शेप है, ये उसका नेचर है ना, ये उसका नेचर है यानी कि मेटालिक नेचर है, और ये उसका स्टेट है यानी कि स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में होगा, मेटालिक होगा, और शेप इस तरह से रॉड लाइक शेप की होगी। यानी कि कभी नॉन मेटल का अगर हम बात करें तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड नहीं होता है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो हम बोलेंगे यहां पर मेटल क्यों ले रखा है, क्योंकि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से हम बात करेंगे बच्चा, इसी वजह से हम बात करते हैं कि हम मेटालिक की बात कर रहे हैं, है ना। और सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड हमारे पास होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, यानी कि तभी जाके हम उसे डिप करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यानी कि हम जानते हैं बच्चा, लिक्विड का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा और गैसेस का भी कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। किस तरह से लिक्विड का इलेक्ट्रोड हमारे पास होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें डुबोना है, हमें डिप करना है। तो गैसेस को भी जो है हम नहीं एज ए इलेक्ट्रोड डिप कर सकते हैं, और ना ही हम लिक्विड को डिप कर सकते हैं। हम किसी को डिप कर सकते हैं, केवल और केवल सॉलिड को। इस वजह से यहां पर जो है सॉलिड स्टेट में ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड, और मेटालिक नेचर का होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है बच्चा।
अब ये इलेक्ट्रोड के टाइप अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के टाइप अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने बात करा था एनोड, और इस तरह से दूसरा होता है बच्चा कैथोड। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब एनोड की बारी आती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस तरह से होता है, हमें अभी अच्छे से पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर देखने को क्या मिलता है बच्चा, यहां पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन फिनोमेना देखने को मिलता है। ऐसे ही जो कैथोड होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो होता है बच्चा, वो होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है यहां पर नेगेटिव चार्ज, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, और साथ साथ यहां पर ये हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगा। दूसरी बात, अगर हम यहां पर गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, चार्ज उल्टा हो जाता है गैल्वेनिक सेल में, है ना। यानी कि गैल्वेनिक सेल में चार्ज तो उल्टा, लेकिन फिनोमेना वही रहता है बेटा। यानी कि अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है, तो यहां पर एनोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, और फिनोमेना वही होता है जो होता ही है एनोड पे, यानी कि ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहां पर गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं बच्चा, तो गैल्वेनिक सेल यहां पर क्या होता है, यहां पर गैल्वेनिक सेल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे जो है गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ साथ फिनोमेना वही होता है रिडक्शंस वाला। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया है, ये हमने समझ लिया एनोड, ये हमने समझ लिया कैथोड। अब हम समझेंगे बच्चा ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस। पहले इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा ऑक्सीडेशंस रिडक्शन। तो इस ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन को समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशंस का मतलब होता है, यहां पर हमने बचपन में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशंस का मतलब होता है एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, इस तरह से हमने पढ़ा था ना बचपन में। तो यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर उल्टा क्या होता है कि एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर क्या हो जाता है, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से यहां पर रिडक्शन हो जाएगा, इस तरह से यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन ये बचपन की बातें हैं, बचपन में जो है ये इस तरह से डेफिनेशन होती है। लेकिन हमने 11th 12th में अगर हम हैं, या फिर अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस सिंपल इस तरह से याद रखना है। और रिडक्शंस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहां पर ऑक्सीडेशंस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर होता है रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह से यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शंस है Zn, और वो रिएक्शंस कर रहा है CuSO4 के साथ, कन्वर्ट हो रहा है यहां पर ZnSO4 प्लस Cu। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों की तरह के अगर हम बात करें, तो बच्चे क्या कहेंगे कि यहां पर बिफोर द रिएक्शन Zn अकेला है, आफ्टर द रिएक्शन Zn के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन। और बिफोर द रिएक्शन Cu के साथ ऑक्सीजन है, और आफ्टर द रिएक्शन Cu से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। इस तरह से बच्चों ने बोला कि ये हो गया सर रिडक्शन। लेकिन ये तो बच्चों ने बोला, लेकिन अगर हम बोले अपने स्टैंडर्ड की बात करें, 11th 12th या फिर कॉम्पिटिटिव वाले स्टैंडर्ड की बात करें, तो हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो हम बोलेंगे एनोड, यानी कि हम बोलेंगे कि सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शंस क्या है, यानी कि एट एनोड हम बात कर रहे हैं बच्चा, एट एनोड। तो एट एनोड पे किस तरह से रिएक्शंस होगी कि यहां पर ये Zn है, और ये Zn यहां जा रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव में कब जा रहा है, देखो यहां पर Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी कि न्यूट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, और यहां पर इसकी 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव कैसे, क्योंकि SO4 का क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, यानी कि 2 नेगेटिव होता है, इस वजह से Zn पे आ गया 2 पॉजिटिव। तो इसकी आ गई है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कब, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चा। तो यहां पर जो है Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कब, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ऐसे यहां पर देखो बिफोर द रिएक्शंस, अगर हम यहां पर रिडक्शंस की बात करें, कॉपर की बात करें, तो ये रिडक्शन किस पे हो रहा है, एट कैथोड। तो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। तो यहां पर है ये CuSO4, यानी कि यहां पर Cu पे कितना चार्ज है, Cu पे है 2 पॉजिटिव चार्ज। कैसे, क्योंकि SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, तो यहां पर अंदर Cu पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब वो 2 पॉजिटिव चार्ज से यहां पर जो है न्यूट्रल में जा रहा है, Cu न्यूट्रल में जा रहा है, यानी कि न्यूट्रल कब होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो न्यूट्रल हो रहा है। ठीक,
तो यहां पर हम बोलेंगे क्या हो रहा है, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किस में होता है, रिडक्शंस में, और वो किस में होता है, कैथोड में। तो इस तरह से हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से सारी की सारी प्रोसेस को समझेंगे, और भी रिएक्शंस को हम सारे के सारे इसी तरह से करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को हम इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास इसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे, तो पहले इसको छाप लीजिए।